सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मैं हूं स्वाति शर्मा। और आज हम यहाँ पर आईसीएससी यानी कि 12th क्लास आईएससी का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। ठीक है जी, तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल, जहां पर हम आप लोग के जो आईएससी वाले हमारे भाई बहन हैं वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील करते हैं कि भाई सिर्फ सीबीएसई की सारी वीडियोस हैं, आईएससी की कोई वीडियो नहीं है। तो बच्चों, में मार्किंग स्कीम के साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चन या जिस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उन सारी चीजों को सॉल्व यहाँ पर करवाने वाली हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज जस्ट गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकंड चैप्टर है फ्रैंक आईएससी का। आई एम रेफरिंग टू फ्रैंक आईएससी फॉर दिस थिंग, आईसीएससी स्टूडेंट ग्रेड 12 इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट तो आप लोगों का कोर्स में नहीं है, तो सेकंड चैप्टर है डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि डिजायर क्या होता है। डिजायर एक इच्छा होती है। मेरे मन में इच्छा है भाई मुझे बीएमडब्ल्यू खरीद ले, लेकिन पैसे ही नहीं है बीएमडब्ल्यू खरीदने के, तो वो मेरी इच्छा हो गई जिसको खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है। तो डिजायर रेफर्स टू अ विशफुल फीलिंग व्हिच इज नॉट बैक्ड अप बाय द परचेजिंग पावर। फिर आती है अगली टर्म जो कि है वांट। वांट क्या है? वांट एक डिजायर है जिसको पूरा करने के पैसे तो है मेरे पास। अगर बीएमडब्ल्यू खरीदने के पैसे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार पहले घर बना लेती हूँ, तो यानी बीएमडब्ल्यू खरीदने के पैसे थे लेकिन खरीदी नहीं, तो वो डिजायर है, वो वांट है, एक ऐसी डिजायर जिसको पूरा करने के मेरे पास पैसे हैं। तो वांट क्या है? एक इफेक्टिव डिजायर व्हिच इज बैक्ड अप बाय अ परचेजिंग पावर। अब आते हैं डिमांड पर। ये एक इंसान है, ये घर खरीदने के लिए चला गया, इसने 1 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर दी। तो ये कौन हुआ? कंज्यूमर हु इज रेडी टू बाय अ कमोडिटी at a particular price during a given time period। तो वो हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? That becomes the definition of demand। तो हमारी डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When a consumer is ready to buy a commodity at a particular prevailing price during a given time period। क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी? That when a consumer is ready to buy a commodity at a particular prevailing price during a given time period। तो वो हमारी डेफिनेशन बन गई बच्चों किस चीज की? दैट बिकम्स अ डेफिनेशन ऑफ डिमांड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? मेरा लैपटॉप भी चार्जिंग पे लग चुका है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर डिमांड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि कंज्यूमर इज रेडी टू बाय अ कमोडिटी, हाउस इज अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पर। देखिए आईएससी के स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन में से कोई भी एक चीज 2 नंबर की आएगी। मैं वो बताऊंगी जो मुझे लग रहा है 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आएगा, उसने ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहली आती है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक बंदे की डिमांड, ठीक है ना। जब एक इंसान किसी भी कहीं मार्केट में जाता है तो वो अलग अलग दुकानों से सामान पूछता, भैया कितने का दिया, भैया कितने का दिया। Then finally he or she buys the commodity। ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम मिंत्रा भी देखेंगे, हम फ्लिपकार्ट भी देखेंगे, हम अमेजोन भी देखेंगे, हम हर एक अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उसमें देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ सामान सस्ता है। लड़कियां जनरली नायका भी देखती हैं, फिर नायका के बाद फिर किसी और ऐप पे भी जाएंगी, फिर उसके बाद उस सामान को खरीदेंगे। तो दैट बिकम्स योर इंडिविजुअल डिमांड। यानी एक बंदा, एक इंसान कितनी जगह पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख रहा है क्योंकि उसको वो कमोडिटी खरीदनी है। So it refers to the quantities of commodity। एक ही commodity की बहुत सारी quantities when an individual consumer is willing to purchase at various prices, अलग अलग prices पे during a given time period, उसको हम individual demand बोलते हैं। फिर आ जाती है यहाँ पर अगली टर्म मार्केट डिमांड। इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट मेनी हाउसहोल्ड। अब यहाँ पर कंज्यूमर का प्लूरल वर्ड हो जाएगा हाउसहोल्ड्स। दैट मेनी हाउसहोल्ड्स आर विलिंग टू परचेज at various prices during a given time period। तो इंडिविजुअल में we are talking about one consumer, market demand we are talking about many consumer जिसको हम household बोलते हैं। फिर आता है एक्स एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंड डिमांड, एंड का मतलब कि यार अभी तुम देखो मैं ना 4 घर खरीदूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं 5 नेल पेंट खरीदूंगी, मैं 10 परफ्यूम खरीदूंगी। खरीद कर लाया बंदा सिर्फ 2। तो एंड का मतलब प्लान्ड,
कि मैंने कितना सोचा था, वो मेरी डिजायर है. So it refers to the amount of goods and services a consumer is willing to buy during a particular period of time. It is a planned demand or desire. Whereas exports demand, 10 सोचे थे खरीद के सिर्फ 2 लाए, तो एक्चुअल डिमांड कितनी है, वो 2 की डिमांड है. It refers to the amount of goods and services consumer actually purchase or buys during a particular period of time. It is known as actual demand or effective demand. ये 2 नंबर का बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आईसीएससी के बच्चे इसको जरूरी मार्क कर ले. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ 2 मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो यू हैव द डिस्टिंग्विश आल्सो विद यू. फिर आ जाते हैं जॉइंट डिमांड. 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ यूज होती है. अभी मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया, नहीं लगाती तो क्या होता, वेरी गुड, स्विच ऑफ हो जाता. तो मेरा लैपटॉप और उसका चार्जर, दे आर जॉइंटली रिलेटेड, दे आर टुगेदरली यूज्ड थिंग्स. तो जॉइंट डिमांड क्या है, refers to the demand of 2 or more goods which are demanded together. फिर आता है derived demand. derived demand कौन सी डिमांड होती है, demand for the commodities which arises to fulfill some another demand. जैसे कि घर बनाना है, ईंटें भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, आयरन भी चाहिए. फिर उसके बाद आपको घर में फर्श बनाने के लिए मार्बल भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको पुताई कराने के लिए, व्हाइट वॉश कराने के लिए घर में जो पेंट है वो भी चाहिए. सो वो डिराइव डिमांड है, उन सारी चीजों की डिमांड होगी घर को पाने के लिए. सो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर कमोडिटीज व्हिच अराइजेस टू फुलफिल सम अनदर डिमांड. फिर आता है कॉम्पोजिट डिमांड. कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी लाइट को लाइट हम उससे चलाते हैं, हम अपना लैपटॉप उससे चलाते हैं, हम अपना मोबाइल फोन उससे चलाते हैं, हम फ्रिज यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, एसी, कूलर, फैन, इतनी सारी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉम्पोजिट डिमांड है बिकॉज इट हैज मल्टीपल यूजेस. इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस. तो ये हमने यहाँ 5 टाइप पढ़े हैं. इनमें से मेरे अकॉर्डिंग एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप लोग को आपके स्कूल के क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा. अब आते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पे विच इज, यहाँ पर हमें पढ़ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2 पेन है. एक पेन की कीमत है 20 रुपए, सेम पेन है, एक दुकान पर 20 रुपए, एक दुकान पे 30 रुपए. आप कितने पैसे लेकर आए हो घर से, 60 रुपए. आपकी मम्मी या पापा ने कहा बेटा 60 रुपए के पेन ही लेकर आना है, 60 रुपीज के पेन. तो अगर 20 रुपए का पेन है तो आप कितने लोगे, वेरी गुड, 3. अगर 30 रुपए का पेन मिल रहा है तो आप कितने लोगे, वेरी गुड, यू विल बाय ओनली 2. So as the price of a commodity falls, quantity demand rises, whereas when price rises, quantity demand falls. तो कौन सा रिलेशन होता है ये, ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं. So there is an inverse relationship between price and quantity demand. That is when price falls, quantity demand rises, whereas when price of a commodity rises, quantity demand falls. इसको प्राइस डिमांड भी बोला जाता है. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. डिफाइन प्राइस डिमांड, तो आपको यही पूरी एक्सप्लेनेशन लिखकर आनी है. अब आता है नेक्स्ट पार्ट जहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इम्पैक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, या हाउ डज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड. तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल गुड्स पे. नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स है कि जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप इन गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज कर दोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर दोगे. आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर मैं इसका ग्राफ आपको दिखाऊं तो इनकम के बढ़ने के साथ इन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आ गया. फिर आते हैं इंफीरियर गुड्स. वो गुड्स की इनकम बढ़ी तो उन सामान को मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया. इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स the demand for which falls with the increase in income of consumer. इसका ग्राफ मैं आप लोगों को एक बार फिर से अगर बनाकर दिखाती हूँ तो ध्यान से देखिएगा कि जब मेरी इनकम कम थी तो इस गुड की डिमांड मेरी जिंदगी में ज्यादा थी, कि जब मेरी इनकम कम थी तो इस गुड की डिमांड मेरी जिंदगी में ज्यादा हुआ करती थी. ये देखिए ज्यादा थी इस गुड की डिमांड. लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है. My income has increased. जब मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने इस चीज को यूज करना बंद कर दिया. हो सकता है मैंने इस चीज को बेच भी दिया हो. तो जैसे ही सैलरी बढ़ी तो इस सामान को मैंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उसकी डिमांड पीछे की तरफ चली गई. तो ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है किसका, डिमांड फॉर, यहाँ पर लिख देते हैं डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स.
आ गई बात समझ में? फिर आ जाते हैं लास्ट इन एक्सपेंसिव गुड्स पे। ये वो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, आटा, दाल, चावल। भैया इनका तो आप दिखावा नहीं करोगे ना, अरे मेरी सैलरी बढ़ी थी तो मैं इतना आटा, चावल, दाल खरीद कर ले आया, या मैंने पूरा का पूरा एक कमरा जो है नमक से भर दिया। नो, आप इनकी जो डिमांड है एक लिमिट तक बढ़ाओगे, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना? सो द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, द क्वांटिटी परचेज्ड increases with the increase in income, but up to a certain level, and thereafter it becomes constant. Increases up to a certain limit and then becomes constant. अब आपकी फ्रैंक आईएससी में एक बड़ा खतरनाक सा ग्राफ बना हुआ है, बड़े बच्चे तो उसको, उस ग्राफ को बनाने के टाइम पर या देखते ही होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, उतनी लेबलिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जैसा बता रही हूँ आप उतना बनाइए। ये आ गया डिमांड फॉर, ये जो हमने बनाया दिस इज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। फिर आ जाते हैं डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। ये उल्टा सी इस तरीके से ये फॉर्म हो गया, डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स। समझ में आ रहा है? ये हमने यहाँ पर बना दिया डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज डिमांड फॉर, सॉरी, इंफीरियर गुड्स। अब इसके बाद हमें लास्ट बनाना है डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स। एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। एक लेवल तक बढ़ा एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या बन गया? डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स। कोई दिक्कत है इस ग्राफ में? नहीं है। उसमें जितनी भी आपकी लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, आप उन लाइंस को नहीं भी बनाओगे तो भी आपको फुल मार्क्स इस ग्राफ में मिल जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें रिप्ड जीन्स पसंद है, तो वो एक नॉर्मल, जैसे मेरे जमाने में जीन्स चलती थी, उन जीन्स को नहीं खरीदेंगे। द रीजन इज दैट क्योंकि वो डिमांड में नहीं है। सो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज के लिए फेवरेबल है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अनफेवरेबल है किसी चीज के लिए, उसको नहीं पसंद है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। So the level of demand is influenced by the taste and preference of consumer. When taste and preference of a consumer is favorable, then a consumer is ready to buy more units of that commodity. Whereas when taste and preference of a consumer is unfavorable, a consumer is not ready to buy those goods and hence demand decreases. अब आता है एक बहुत जरूरी point which is price of related goods. ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में अलग से आता है, वो मैं बताऊंगी कैसे। रिलेटेड गुड्स होते हैं दो चीजें, या तो वो जॉइंटली यूज हो रही हैं तो वो रिलेशन में, या वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, वो कंपटीशन में एक दूसरे के हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। आर दोज गुड्स व्हिच गिव सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। वो चीजें जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, पेप्सी एंड कोक। अब आप बताओ, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, आप दुकान पर गए, आपने कहा भैया पेप्सी देना, भैया ने कहा पेप्सी महंगी है, आप क्या कहोगे? भैया कोक दे दो। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता है, या सॉरी अगर कोक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। लोग क्यों खरीदेंगे कोक जब उनको पता उसी के जैसा एक प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल रहा है। So as the price of coke will increase, demand for Pepsi will increase. So when price of one commodity increases, it leads to increase in demand of its substitute and vice versa. तो ये कोक का प्राइस के बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। कौन सा रिलेशन है? There is a direct relationship between price and demand of substitute goods. तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन है x and y are perfect substitutes of each other, how will the demand of good y be affected when price of good x falls? अगर गुड x का प्राइस फॉल होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, हमें पता है कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो अगर गुड x का प्राइस फॉल होता है तो y की डिमांड फॉल हो जाएगी, x का प्राइस बढ़ता है तो y की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ में आ गया सबको? अब आता है नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, व्हिच है जॉइंट डिमांड, जैसे चार्जर एंड फोन, चार्जर एंड लैपटॉप, ठीक है ना। तो अगर प्राइस मोबाइल फोन का बढ़ेगा तो लोग मोबाइल फोन, उस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की डिमांड कम कर देंगे। जब उस फोन की डिमांड कम हो गई तो जाहिर सी बात है उसके चार्जर की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो मोबाइल फोन के प्राइस के बढ़ने से
चार्जर की जो डिमांड है उस फोन की कम हो गई. So when price of one complementary good increases, it leads to fall in demand of another complementary good. कौन सा रिलेशन हो गया? इनवर्स. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं when P and Q are complementary goods, आपको समझ में आ गया इनवर्स रिलेशन है, तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया. How will the demand of good Q be affected when price of good P rises? P का प्राइस राइज होगा, डिमांड Q की फॉल हो जाएगी. प्राइस P का फॉल होगा, डिमांड Q की इंक्रीज हो जाएगी. As there is an inverse relation between P, price and demand of complementary goods. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. ये आता है इसका ग्राफ. यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन था, तो ग्राफ ऊपर की तरफ स्लोप करेगा कि जैसे अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा एक गुड का, तो दूसरे एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. एक गुड का प्राइस फॉल होगा तो दूसरे गुड की डिमांड फॉल हो जाएगी. फिर आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा यानी फोन का प्राइस बढ़ा तो उसके चार्जर की डिमांड कम हो गई. मोबाइल फोन का प्राइस कम हुआ तो उसके चार्जर की डिमांड बढ़ गई. तो इसलिए ग्राफ विल स्लोप डाउनवर्ड. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ग्राफ विल स्लोप अपवर्ड एंड इन केस ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ग्राफ विल स्लोप डाउनवर्ड. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस. कंज्यूमर क्या सोच रहा है? अब सोचो कि अगर फ्यूचर में प्राइस किसी कमोडिटी के बढ़ने वाले हैं, आप लोगों को पता चल गया कि फ्यूचर में जो है पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप आज ही पेट्रोल फुल करा लोगे अपनी गाड़ी में. आप कहोगे यार कौन फ्यूचर का वेट कर रहा है, आज ही भरवा लेते हैं पेट्रोल. तो फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने से आप आज अपनी उस डिमांड को फुलफिल कर लोगे. और आपको पता चला फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले. बहुत लोगों को वैक्सीन के बारे में पता चला था 21 जून से वैक्सीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, तो सारे के सारे लोग रुक गए. जिन्होंने नहीं लगवाई थी वो रुक गए. अरे छोड़ यार 21 जून को जाकर लगवाएंगे, कौन लगवा रहा है अभी. तो इट मीन्स कि अगर प्राइस किसी चीज का फॉल होने वाला है तो हम अपनी डिमांड पोस्टपोन कर देते हैं. आगे मेरी बात समझ में? सो व्हेन प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर देन इट्स डिमांड इंक्रीजेस, whereas when prices are expected to fall in future then current demand decreases as consumer postpones their demand for such goods. ठीक है. फिर आता है पॉइंट कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी. कहाँ पर लोन मिल रहा है. उधार अगर जिस चीज में भी मिलता है तो लोगों की डिमांड उन चीजों में बढ़ जाती है. सो व्हेन क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कंज्यूमर्स आर टेम्प्टेड टू बाय दैट गुड. लोग एनकरेज हो जाएंगे और डिमांड उस कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी. whereas अगर किसी चीज में क्रेडिट फैसिलिटी लोन की सुविधा नहीं है तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, छोड़ो यार नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे. तो उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है. फिर आते हैं अब मार्केट डिमांड पर. डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपका इंडिविजुअल और मार्केट दोनों में आ सकता है पॉइंट. डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब दिखावा करना. एक इंसान कॉपी करता है किसी का लाइफस्टाइल. जैसे वो मूवी थी ना हमारी हमटी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें करीना आलिया भट्ट कहती मैं शादी करूंगी तो करीना कपूर का लहंगा पहन गई. भैया शी वाज ट्राइंग टू एम्यूलेट द लाइफस्टाइल ऑफ करीना कपूर, तो वो वैसा लहंगा खरीद कर लाती है. अब जरूरी बात है ना कि वो लहंगा महंगा था, इट वाज वेरी कॉस्टली. तो कोई भी ऐसा इंसान तो नहीं होगा ना जो ये कहकर उसके घर में मारुति 800 खड़ी है मुझे भी खरीदनी है. नहीं, हम हमेशा महंगी चीज की ही डिमांड करते हैं. सो रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू एम्यूलेट, ये वर्ड लिखना है, एम्यूलेट द कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ अनदर पीपल. सो डिमांड इंक्रीज होती है लग्जरी और एक्सपेंसिव गुड्स की जब हम किसी और का लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डिमांड आप खुद देख लीजिए, वैक्सीन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, हर चीज की ज्यादा ही है. किसी भी चीज की डिमांड देखो इंडिया में ज्यादा है. बट ऑन कॉन्ट्ररी वी टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक इजराइल, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, जहाँ की पॉपुलेशन ही बहुत सीमित है, छोटी सी पॉपुलेशन है, तो डिमांड भी चीजों की वहां पर कम होगी. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनकम की है तो सारे के सारे लोग जो है टैक्स पेयर्स होंगे, सारे के सारे लोगों का जो डिमांड होगा वो कंफर्ट गुड्स का होगा. whereas when we talk about unequal distribution तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इकोनॉमिक डिवाइड हो जाएगा देश में, रिच और पुअर. तो अमीर लोग जो है वो डिमांड करेंगे लग्जरी को, पुअर लोग डिमांड करेंगे नेसेसिटी को. तो डिमांड विल इंक्रीज फॉर आइदर लग्जरी और नेसेसिटी. लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलैक्स्ड है तो गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देगी लोगों को.
है ना। और सब्सिडी मिलेगी तो लोग चीजों को खरीदेंगे, दे विल बी एनकरेज टू बाय द गुड्स, व्हेन दे विल बी एनकरेज टू बाय द गुड्स डिमांड विल इंक्रीज। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है, तो उसकी वजह से टैक्स के बढ़ने से गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड विल फॉल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12th में आने के उतने चांसेस नहीं है। क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड शेड्यूल। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ वर्ड को याद रख लो एक वर्ड से, कहीं पर भी लॉ पूछा जाए, केएफसी, अभी तक केएफसी में खाने जाते थे, अब केएफसी को याद कर लो। अगर वर्ड स्टार्ट है लॉ से तो इस लॉ का मतलब क्या है, केएफसी। K stands for keeping all, F stands for factor, and C stands for constant. So keeping all factors constant, when price of commodity rises, quantity demand falls. When price falls, quantity demand rises. Hence there is an inverse relation between price and quantity demand. अब आ जाते हैं इसके assumptions पे। याद रखिए अगर लॉ पूछा है तो उसके assumptions आपको लिखने होंगे, assumption के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी 5 असम्पशन जो ऊपर हमने नॉन प्राइस फैक्टर लिखे थे, उनमें से कोई भी 5 चीजों को आप कांस्टेंट बना दीजिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस डू नॉट वेरी, देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसके बाद इसी लॉ ऑफ डिमांड में हमें बनाना होता है डिमांड शेड्यूल। देखो मैंने एक टेबल बनाया जहां प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांड फॉल हो रहा है 10 8 6 4 2। तो ये एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है जो कुछ शो कर रहा है, विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। वेरएस डिमांड कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। जो हमारा ये है डिमांड शेड्यूल, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। whereas डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। अब आ जाते हैं बच्चों डिमांड शेड्यूल पे। ये डिमांड शेड्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, जहां पर हम एक बंदे की बात कर रहे हैं। मार्केट का मतलब क्या है, जहां पर हम हाउस होल्ड यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की सेम डेफिनेशन हो जाएगी, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, ओनली वन कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। Whereas when we talk about the market demand schedule, market का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं अभी मार्केट में, एक इंसान है ए, एक बी, एक सी। तो मार्केट डिमांड क्या है कि हमने इन सबकी डिमांड को ऐड कर दिया तो वो मार्केट डिमांड बन गई। तो ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है which shows various quantities of commodity that many households in the market are ready to buy at various prices during a given time period। तो यहाँ पर मैं एक बार ये वैल्यूज दोबारा लिख देती हूँ कि कमोडिटी के जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो गारंटीड, जाहिर बात है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन हर एक कंज्यूमर की डिमांड सेम लेवल पर फॉलो नॉट पॉसिबल। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पहले कंज्यूमर की जो डिमांड थी वो फॉल हुई कुछ ऐसे, लेट्स से मैंने यहाँ लिख दिया 10 8 6 4 2। दूसरे कंज्यूमर की डिमांड फॉल हुई 12 10 8 6 4, सब अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ। तीसरे कंज्यूमर की डिमांड यहाँ पर फॉल हुई 5 4 3 2 1। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, एक बार उसको कैलकुलेट करते हैं। मार्केट डिमांड हो जाएगी इन तीनों का समेशन यानी एडिशन, 10 + 12 कितना हो गया 22, 22 + 5 इज 27, 8 10 18, 18 + 4 23, फिर 6 + 8 14, 14 + 3 is 17, फिर उसके बाद 4 + 6 10, 10 and 2 12। एक मिनट, ऊपर वाला 18 ये 22 होगा, दिस विल बी 22, इसको दोबारा से कर देते हैं। तो ये 27, ये 22, फिर इसके बाद 2 + 4 6 and 1 7। तो मार्केट डिमांड कैसे आई, हमने इनको ऐड कर दिया
क्वांटिटी डिमांड ए, बी और सी को, तो ये हमारी मार्केट डिमांड फॉर्म होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हमें पढ़ना है डिमांड कर्व के टाइप्स। इसके भी बच्चों दो टाइप होते हैं, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा सिंपल ग्राफ बनेगा व्हेन प्राइस राइजेस। इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ एक बार। डिमांड कर्व फटाफट से एक बार सीख लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस यहाँ से ऊपर आ गया, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स। तो अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स फॉर्म हो गए, 1 2 3। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा, जस्ट यहाँ पर हम एक बार, मैं दोबारा बना देती हूँ ग्राफ। दिस इज ओरिजिनल प्राइस, when price of a commodity rises demand falls and when price of a commodity falls demand rises। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए 1 2 3। इन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा डिमांड कर्व फॉर्म हो जाएगा। ये ठीक है ना, तो ये हमारा डिमांड कर्व। एक बार दोबारा ये लाइन बना देती हूँ। ये देखिए, ये हमने अपना डिमांड कर्व फॉर्म कर दिया। डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आ जाते हैं मार्केट डिमांड कर्व पे। बहुत बच्चे जो हैं वो बुक के ग्राफ को देखकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक इजी ग्राफ बनाती हूँ। आप एक ही एक्सिस में अपना ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि कई बार जब हम मार्केट डिमांड के अलग अलग 4 ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि फोर्थ ग्राफ थोड़ा फ्लैटर है शेप में। तो आप लोगों को लेबल भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बस पॉइंट्स मेंशन करिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ। ये 3 पॉइंट्स सेम जगह से स्टार्ट होंगे और सेम जगह पर एंड करेंगे। देखिए, कोशिश करिएगा थोड़े स्लांट ग्राफ बने आपके। अब मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी तो हमारे ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे। देखिए, पहली डिमांड कर्व, दूसरी डिमांड कर्व, तीसरी डिमांड कर्व। ये तीनों लाइनें देखिए लगभग एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमने 3 डिमांड कर्व बना दिए, डिमांड ऑफ ए, डिमांड ऑफ बी, डिमांड ऑफ सी। अब जब हमें मार्केट डिमांड बनाना है तो हम मार्केट डिमांड की जो दूरी है वो इनसे काफी डिस्टेंस पे रखेंगे। तो इससे हमारा ये वाला जो ग्राफ है मार्केट डिमांड वाला, ये थोड़ा डिस्टेंस पे बन जाएगा कुछ ऐसे। ये देखिए, आप देखो सेम पॉइंट्स मैंने स्टार्ट किया था, सेम पॉइंट पर एंड किया है ग्राफ। बस मार्केट डिमांड कर्व इनसे थोड़ा दूरी पर बना है और ना ही वो इनके पैरेलल है। तो ये मार्केट डिमांड कर्व बनता है। हमने एक ही एक्सिस के अंदर अपने ग्राफ फॉर्म कर दिए। तो ये एक फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है मार्केट डिमांड कर्व, क्योंकि ये समेशन है सारे डिमांड कर्व्स का। इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन, एक के बाद हम ऐड करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व फॉर्म हो जाता है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows various quantities of commodity that many households are ready to buy at various prices during a given time. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल वाले टॉपिक में मैं इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें कवर आप लोगों का करूंगी। Why does a demand curve slopes downward? Exceptions to law of demand. And the last topic which we'll be covering is कि क्या डिफरेंस होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। सो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल एंड कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड just keep on giving your love and support to my YouTube channel. Take care guys. Bye all of you.